मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पर्यावरण का संबंधित पेपर होता है एएससी का, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, इन्वायरमेंट पोल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़, तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो होगा, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखी है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी कमेंट का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर मैसेज कर देना, तुरंत आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं। साथ के साथ अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, राजस्थान जीके की तैयारी करते हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन मैंने बना रखा है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने आप जो बेस्ट किताब है उनके लिंक दे रखे हैं, जाके खरीद सकते हो। या और कोई प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हो तो मेरे लिंक से आप डायरेक्ट जाकर खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन। अगले वाला प्रश्न है, पर्यावरण का जो अर्थ है और परिभाषा और स्वरूप को समझाइए। तो पर्यावरण वास्तविकता में होता क्या है, इसको अपन समझेंगे। पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आपको पता है। परि प्लस आवरण किससे बनता है, आपके सामने दो शब्दों से बन के बना है, परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है, परि मतलब क्या होता है, परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर। और देखो मैं सीधी सीधी समझाता हूँ, परिभाषा को दूर हटाइए आपके सामने। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण हमारे आसपास जो भी प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जीव जंतु वस्तुएं मानव और जलवायु जनमंडल, उसमें उसी के सारों को मिश्रण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। समझ में आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर्यावरण के दो शाब्दिक अर्थ होते हैं, प्री प्लस आवरण। प्री मतलब हमारे चारों ओर, आवरण मतलब जो वस्तुएं जैविक व अजैविक घटक पाए जाते हैं उसको पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई ना। थारा आसा पासा थे खिड़कियों बाहर ने देखो ना, जो भी चीज़ थाने दिखाई दे रही है वह सब पर्यावरण को भाग है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आदमी दिखाई दे रहे हैं थाने, जानवर दिखाई दे रहे हैं थाने, ये पंखों लाग रहे हैं, टेबल कुर्सी, सब कुछ पर्यावरण को हिस्सा है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न, इसके स्वरूप कैसा होता है, मतलब इसका आपके सामने इसके कितने कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या, नाम ही समझो, प्रकृति जैसे प्राकृतिक चीज पाई जाए। प्राकृतिक चीजें क्या होगी, जहां पर आपके सामने वायुमंडल, जो अब था आस पास जो हवा चल रही है ना, यो क्या है, वायुमंडल। तो यो भी क्या को भाग है, पर्यावरण को भाग है। जलमंडल, सामने देखोगा कोई पानी वाली टंकी में पानी पी के भी थे पेपर देने पर है ना, तो वो क्या है, जलमंडल को भाग है। स्थल मंडल, जठे थे पग दर्या खाई जठे थे रह रहे हो, वो क्या है, स्थल मंडल। और जीव मंडल, जहाँ पर अपन सारे के सारे जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये क्या है, सारे के सारे वस्तुएं आपके सामने पर्यावरण का हिस्सा है। ये सब घटक प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो आसपास हम चीज दिखाई दे, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और जीवमंडल, इन सब चीजों के मिश्रण से क्या बनता है आपके सामने, इन सब चीजों के मिश्रण से आपके सामने पूरा का पूरा वायुमंडल उसका निर्माण होता है। अगले वाला क्या, मानव निर्मित पर्यावरण। तो यो तो भगवान अपना देन दिए, भगवान अपना जन्म लियो तब ये सारी चीज मिली, फिर आदमी के धीरे धीरे अपनों बुद्धि से को उपयोग करके भी कुछ चीज़ों को निर्माण करो, उनके कहो जाए मानव निर्मित पर्यावरण का नाम से जाना जाए। जैसे इंसान ने क्या किया, अपने नगरों को बसाया, उद्योगों को बसाया, भूमि और कृषि भूमि का निर्माण किया। तो ये कैसे हैं आपके सामने, इनको क्या बोला जाता है, मानव निर्मित पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। भाई जिनको निर्माण करने के लिए मानव है वो अपनी बुद्धि बल को उनको प्रयोग करके हर चीज़ों को निर्माण करे है। अच्छा, पर्यावरण का क्या महत्व होता है, पर्यावरण का महत्व होता है, पर्यावरण है वो जीवन का आधार होता है। मतलब पर्यावरण को क्या कार्य है, पर्यावरण जीवन के सभी आवश्यक घटकों को संसाधन प्रदान करता है। मतलब आदमी ने, इंसान है, उसको जानवर है, उनको खाना खाने के लिए किस पर निर्भर होंगे अपन, अपने जो प्रकृति पे उगने वाले अनाज पर, पानी पर निर्भर होंगे, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, फाकी पर निर्भर होगा वायुमंडल पर, पानी मीन के लिए जलमंडल पर, खानो खान के लिए स्थल मंडल पर। समझ में आ गई ना। तो इंसान है, उसको हर प्रकार के अपने जीवन के घटकों को पूरा करने के लिए वो क्या है, सभी के सभी संसाधन वो कहाँ से मिलते हैं अपन को, पर्यावरण से ही मिलते हैं। प्राकृतिक संतुलन क्या होता है, अलग अलग जो पृथ्वी होती है उस पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक प्रणाली पाई जाती हैं। पर अलग अलग प्रकार की प्रणाली क्या, जहाँ अपने जीव जंतु पाए जाए, है ना। अब नदी है तो वो भी एक परिस्थिति तंत्र है, समुद्र है वो परिस्थिति तंत्र है, अपन जहाँ पर रहते हैं वो भी परिस्थिति तंत्र है। तो अलग अलग प्रकार का के ही जो विभिन्न प्रकार की जो जैविक व अजैविक घटकों को केवल मिला है अपना प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से
परिस्थिति मंडल बनता है और सभी का संतुलन जरूरी है। अब एक बात सोचो थे, कोई भी एक जगह है जैसे आदमी आदमी रहने लग जाएगा, है ना, तो क्यों जो घनी सारी जमीन में आदमी आदमी रहने और उठे कुछ तो उत्पादन कट्ठे करेंगे। अब यहाँ की जमीन है जैसे आदमी को नहीं, तो उनको जो संसाधन उग रहे हैं उनको वो कौन करेगा, है ना। अब जंगल है उसमें शेर ही शेर हो जाएंगे, तो चित्ता नहीं बचेंगे, और चित्ता ही चित्ता हो जाएंगे तो घास नहीं बचेगी, तो वैसे मर जाएंगे। तो पूरी प्रकृति में सब चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और सबके बीच में संतुलन का जरूरी होता है। अगला क्या पॉइंट है, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो हमें प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे वन, खनिज, जल और आर्थिक विकास के आधार होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हो ही ना, जहाँ वन होगा, खनिज होगा, जल हो गया, ये सब के हैं अपना आर्थिक विकास पर निर्भर करी हैं। इंसान को जो विकास हो ना, खुद को विकास करने के लिए, आर्थिक पिस्सा को विकास करने के लिए हर चीज़ की जरूरत है। समझ में आ गई। पहले तो यही है कि इंसान अपना पेट भरने के लिए सारी चीज़ें की जरूरत पड़े। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों में भी शामिल हुआ है। तो भाई अपना इंसान को पेट भरे रहोगे यदि तो हर सब मनोरंजन में देखोगो, तो यही है पर्यावरण हमारे मनोरंजन के भी साधन हुआ है। तो ये है आपके सामने। मैंने वैसे तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी हैं, इससे पहले एक वीडियो अलग डाल रखा है मैंने, वो जरूर से जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट के लिंक में आपको और वीडियो मिल जाएगा। दूसरे वाला क्या, वायु, जल व मृदा प्रदूषण के कारण प्रभावों पर नियंत्रण का प्रकार बताइए। तो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे इनका प्रभाव होता है। सबसे पहले बात बताएं, कारण, किस कारण से वायु, जल, मृदा और जो आपके सामने सौर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है। क्या कारण होते हैं। सबसे पहले उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन। उद्योगों से, उद्योग होते हैं, आपको पता है उद्योग किसके लिए बनाए जाते हैं, मानव के लिए, उपभोग के लिए बनाने वाली वस्तुओं के लिए उद्योगों को निर्माण करा जाए। भाई बिस्कुट खाओ हो, चिप्स खाओ हो, भाग के जाओ हो, पेन लेके हो, कॉपी में लिखोगा, सब चीज़ के लिए बनाई, आदमी का उपयोग के लिए। ऐ तो आज को निकाल खरगोश है वो कोई कॉपी पेन लेके कोई अक्षर लिखा ना करो, ऐ को तो को नहीं होना, आदमी तो यूज करे ना सब चीज़ें। तो यही है, उद्योगों से क्या निकलता है, अलग अलग प्रकार का उत्सर्जन निकलता है। क्या क्या निकलता है, मान लो कि पहले तो गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो अलग अलग प्रकार की हैं वो, क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं। वैसे जल है वो भी निकला है भाई, कोई ऐ की फैक्ट्री है जिन पानी की जरूरत पड़े और पानी में केमिकल मिला दियो, तो वो केमिकल नदियाँ में गिरो तो उससे भी नुकसान हुआ है। तो अलग अलग प्रकार का क्या है, अपशिष्ट भी निकलता है। दूसरा क्या आपके सामने, वाहनों का धुआं। तो जिसमें ईंधन से निकलने वाले जो वाहन हो ना, उनसे अलग अलग प्रकार को धुआं निकला है, ये होता है वायु प्रदूषण को। अच्छा, जल प्रदूषण क्यों हो जाओगो, जो एक उद्योग है से कचरो निकल जाए, या फिर इंसान है ना बाकी अगर पूजा पाठ का नाम पर जो नदियाँ हुई उनके अंदर कोई पूजा की सामग्री डाल दी, इससे फैले। फिर मृदा प्रदूषण क्यों हो लग जाए, मृदा प्रदूषण किस चीज़ से होता है, आपके सामने, आप खेतों में ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए अपन पेस्टिसाइड डालते हैं, यूरिया डालते हैं, इससे मृदा प्रदूषण होता है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा डायरेक्ट डाल दिया जाता है, प्लास्टिक का, वो भी मृदा प्रदूषण करने का कार्य करता है। फिर ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, ट्रैफिक वगैरह हो गए, साधन वगैरह हो गए, और जोर से चलने वाले, जोर से बजने वाले डीजे वगैरह से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, भाई कोई भी चीज़ है, कोई गलत काम हो रहा है तो कोई प्रभाव भी तो होगा ना, कोई किमी न किमी, तो क्या को प्रभाव होगा। सबसे पहला स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो स्वास्थ्य पर आपको क्या प्रभाव देखने को मिलता है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसमें फेफड़े का कैंसर और हृदय रोग मुख्य हैं। तो कोई भी आदमी है भाई, उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़े ही पड़ेगा भाई। अब एक बात बताओ थे, जहरीली गैस लोगा तो फेफड़ा तो खराब होगा, सिगरेट का कोई बीड़ी पियो, कोई सिगरेट पियो, जब भी तो फेफड़ा खराब हुई ना। यहीं दिल्ली में इतना पोल्यूशन पाया जा है कि अगर आदमी नई सिगरेट पियो तो दिल्ली की तो धुआं सिगरेट पी ले है, समझ में आ गई। तो इससे क्या, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। जल प्रदूषण से क्या होता है आपके सामने, जल प्रदूषण से हमारे जो आसपास में जो नदियां हैं वो तंत्र खराब हो जाते हैं। अब यमुना नदी मान ले कोई आदमी पानी पीनो दूर की बात है, ना लेना तो आदमी सीधो आईसीयू में चले जाओ, यहाँ की जोर की बीमारी हो जाए आदमी की, एलर्जी की। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कितना ज़्यादा कचरो पाए जाए, कचरो अपशिष्ट है, केमिकल बस सब पाए जाए। तो अगर इस प्रकार का पानी हमारे भूमि में चला जाता है, फिर भूमि का पानी का जब अपन सेवन करते हैं तो एजा, डायरिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या हो जाओ, अपना तनाव उसका है, सिर दुखना, माइग्रेन जैसी समस्या उसकी ही। अच्छा, मृदा प्रदूषण से क्या उसका है, मृदा प्रदूषण से जो पेस्टिसाइड है वो हमारे शरीर में जाते हैं और वो भी हमें बीमारियां देने का कार्य करते हैं। और देखा
जलवायु परिवर्तन भी देखने मिला है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन होगो, वैश्विक तापमान की बढ़न होगो, तो क्या तापमान वगैरह बढ़ जाता है। इसी से क्या हो जाता है, हमारा जो तापमान, जो पृथ्वी उसका तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर से पानी पिघलता है। नियंत्रण के उपाय बताएं, तो कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। पहला, स्वच्छ ईंधन। तो स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके, जैसे सीएनजी हो गई, इन सब गैस, सीएनजी गैसें हो गई, उद्योगों से निकलने वाला जितना भी आपके सामने जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करके अपन क्या कर सकते हैं, अपन इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करके, तो जो आपके सामने जो वृक्ष हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो इससे क्या हो जाएगा आपके सामने, इससे आपके सामने जो प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। अगले वाला टॉपिक है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के बारे में तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने बता दी है, और मिट्टी प्रदूषण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपकी सारी आपको बता दी हैं। अब अपन बढ़ेंगे आपके सामने जो यूनिट नंबर 2 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। छोटा ही वीडियो रखूंगा ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर जाओ सारी चीज़ों को। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप और ओजोन परत के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, वो जाकर जरूर से देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी वहाँ से जाकर चाहो तो चाहे पढ़ सकते हो, लेकिन पहले वीडियो पूरा देख लेना। पहला, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता है जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, हमारी पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ जाता है। देखो, जब वो वीडियो पहले कराए वो मैंने एक उदाहरण दियो कि मान ले कोई कांच को गिलास हो का मैंने गैस भर दी जा, अब क्या वो विकिरण उन्हें ऑब्जर्व कर ली तो टेम्परेचर बढ़ जाओ कांच को। अँ क्यों है, अँ अपनी पृथ्वी कांच की न है, बाकी कार्य कराए जितनी भी सूर्य की किरण आई हैं उन्हें पृथ्वी से टकरा के वापस चल जाए। अब देखकर तो गुरु जी बहुत ही गई, माली पृथ्वी पर क्या टकराओगी। तो ये ऐसा ही होता है ना, वो टकरा कर वापस चली जाती हैं। CO2 जैसी गैसें ये क्या करती हैं, उस गैस से जो विकिरण होती है इसको अपने पास मतलब अपने जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपने अंदर सोख लेती हैं, इससे नियंत्रित होता है। लेकिन अब क्या हो, जो अपना औद्योगिक क्रांति का बाद में जो अपनो वातावरण है, इन जो CO2 है इसकी मात्रा बढ़ गई, इससे क्या है जो अपनी पृथ्वी को तापमान है वो भी बढ़ गो। तो इससे क्या हो जाता है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इससे क्या हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, मौसम की चरम घटनाएं, मतलब पहले हमारे बारिश पहले आया करती, लेकिन अब बारिश होया जा रही है तो कठे तो बाढ़ पड़ गई और कठे सूखो पड़े है। समझो, चरम सीमा की चीज़ें देखने को मिलती हैं। गर्मी पड़े तो यहाँ की जोर की पड़े कि हीट वेव में बदल जा, और सर्दी पड़े तो यहाँ की पड़े कि थाने के बताऊँ आदमी कमड़ू बाहर को निकले, है ना। और दूसरी बात है, चलो अपने यहाँ तो चल ठीक है, अपन इतना महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमें आदत हो रखी है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश है ना, उठे के सिस्टम है, उठे पहले टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे कदे कौन जाया कर, तो आजकल उठे टेम्परेचर चल जाए 30-40, मतलब 30-40 नहीं 28-30, उठे का लोग बावड़ा हो रहे हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ रहे हो, कहीं बर्फबारी हो रही नहीं है। इस बार आप देखना रिपोर्ट में, इस बार हिमालय पे उतनी बर्फबारी नहीं हुई जितनी पहले हुआ करती थी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि पृथ्वी का वैश्विक तापमान है वो बढ़ गया है। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, कृषि पर प्रभाव देखने को मिलता है। तापमान जो अपनी पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वर्षा के पैटर्नों में, जो वर्षा होती है उसके जो पैटर्न होता है, मतलब भाई कोई सावन में बरसात होया करती, नहीं बाद वहाँ बारिश हो जाया करती। अब कदे हूँ चलो यार सावन बाद पाऊंगी मैं, बरसा ही को नहीं, यहाँ को भी देखने मिले। अब तो हो रही है, अब की बार तो बढ़िया है भगवान की दे हूँ, लेकिन कदे कदे बहुत सी साल अँ हुआ है। इससे क्या हुआ है, जो जिस टाइम में फसल न पानी की जरूरत पड़े उस टाइम में फसल न पानी को नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो फसल की पैदावार को नहीं हुए, और नहीं ओजा बारिश होने लगा तो इतनी होने लगा कि फसल नहीं गाड़ते। समझ में आ गया ना। तो कृषि पर भी आपके सामने प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या, परिस्थिति तंत्र के विघटन। जो अलग अलग प्रकार के परिस्थिति तंत्र होते हैं, जैसे कई प्रजातियां बदलती परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो पाती हैं। मतलब भाई आदमी तो क्या, अब एक बात सोचो थे, एक 30 डिग्री को टेम्परेचर है, 30 से 40 डिग्री को टेम्परेचर आराम से सहल्य होगा थे, 45 तक भी सहल्य हुआ, और मान लो सोच लो 55 डिग्री हो जजन आ रहे जाता रहा ना फसारा सारा। तो यही है ना, कि आपनों भी चाहे मनुष्य हो चाहे कोई प्रजाति हो, उनको क्या है एक फिक्स टेम्परेचर तक सहन को मौसम हुआ है। अया नहीं समझ में आता, एक और उदाहरण समझाऊँ। आपने गर्मी को मौसम होना तो मच्छर वगैरह होना शुरू हो जाए, आप हके खा आने दो के बाद लू चलन दो, सारा नहीं निपट जाए तो देख लियो। मक्खियाँ भी यही हो ना, उस समय जो फसल कटती है तो क्या मक्खियाँ आपके घरों में आ जाने लगती हैं ज़्यादातर। तो क्या कहते हैं, लू चलन दे, सारी नहीं मर जाए तो बता दियो। तो क्यों मर जाती हूँ, क्योंकि वो उस तापमान को नहीं सह पाती हैं, है ना। तो इससे काफ़ी प्रजातियाँ वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं।
अगला क्या है, वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो पृथ्वी है उसका जो सतही तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जो पृथ्वी है उसका तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। उस बढ़ते तापमान के कारण क्या हो रहा है, उस बढ़ते तापमान के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है, और जो ग्लेशियर है उनके पानी है उसमें, समुद्र है उसके जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। अगला हिमखंडों का पिघलना, तो जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है जगह, वहाँ पे क्या बर्फ पिघल कर जो ग्लेशियर वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और उनके जो समुद्र का स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्योंकि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, और जो उनको जो जल को स्तर है अपने जो समुद्र को, वो भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है, समुद्र स्तरीय बता दिया मैंने। अगला है महासागरों में अम्लीकरण। तो क्यों है महासागर, अब अम्लीय वर्षा होगी तो वो पानी बरसेगा, वो कटे जागो, समुद्र में तो जागो। अब अम्लीय वर्षा है तो इससे क्या होगा, जो आपके सामने समुद्र है उनका, उनमें भी जो अम्ल का स्तर है वो बढ़ जाता है। इससे समुद्री जीवन है जैसे प्रवाल बेटियाँ हैं उसको, उनको नुकसान देखने को मिलता है। अगला क्या, ओजोन परत क्षरण। तो ओजोन परत है, जो हमारे जो ओजोन की जो परत होती है उसमें क्या हो जाता है आपके सामने, उसके अंदर जो छेद है वो दिखने को मिल रहा है, जिससे जो हमारे यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, और इससे हमें अलग अलग प्रकार की हानिकारक बीमारियां भी होती हैं। मानव पर क्या प्रभाव पड़े, जो ये यूवी रेडिएशन ही ओजोन परत को जो क्षरण हो जाए है, इसका कारण क्यों जाए, अलग अलग प्रकार की जहाँ डायरेक्ट जो सूर्य की अया कौन कहे कि आजकल मैं तो भाई साहब सूरज थोड़ी देर तावड़ी में के गए काड़ो पड़ गो, मेरी तो ट्रेनिंग होगी, खुजली सी चलने लगी। तो वह खुजली क्यों चल रहा है, थानवीर कि भाई यूवी रेडिएशन है ना, यूवी रेडिएशन जो सूर्य है उसका द्वारा जो विकिरण पर डायरेक्ट अपनी त्वचा पर पड़ी ना, तो उससे क्या है, त्वचा को कैंसर तक उसका है वह हानिकारक किरण हो यूवी रेडिएशन हुनर रोकने को कौन कार्य करे, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के रही, ओजोन लेयर अब क्या होगी, पतली होगी, तो अब डायरेक्ट जो अपन रुक जाए करती, बाकी एक ही अब डायरेक्ट आ रही है। ऐसा समझ लो छतरी है ओजोन लेयर। अब छतरी में बारिश हो ना, पानी पड़े ना, जना क्या हो जाए छतरी रोक ले, अब छिनछनी हो जाए ना, क्या हो जाए डायरेक्ट पानी आओ ना, तो बात है। अगले क्या है, अगर आंखों पर लग जाए तो मोतियाबिंद जैसी भी हानिकारक बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगला क्या है, जलीय व स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपके सामने जो पैराबैंगनी किरण होते हैं, इससे फाइटोप्लैंक्टन जो समुद्री जो खाद्य श्रृंखला का आधार होता है उससे नुकसान पहुंचता है। तो आपके सामने जो समुद्री व जलीय जो व्यवस्थाएं होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है इन सब चीज़ों से। अगले वाले जो प्रश्न की बात करें, जो आपको पढ़ना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण व वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों के बारे में बताइए। तो इनके बारे में आपको बताना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु जो आपके सामने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो मैं आपको डायरेक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ही पढ़ाऊंगा जितने के जितने हैं। पहला कौन सा है, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम है 1981 में वो। अब अच्छा, इसमें क्या प्रावधान थे, क्या क्या जरूरी चीज़ें थी, क्योंकि सबसे हार्ड टॉपिक ही यही है। इसमें क्या किया गया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई। मतलब यहाँ कौन की BS4 की गाड़ी है, BS5 की गाड़ी है, प्रदूषण को कार्ड बनवाना पड़ेगा था, है ना। जो लड़का ने बेरो है, लड़कियां भी घर में पूछ लियो कोई अगर साधन को नॉलेज नहीं है तो, कि प्रदूषण को सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा है हर गाड़ी को, वो के का द्वारा जारी करो जाए, वो केंद्र व राज्य सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो या कि नहीं हूँ जारी करी जाए। जय थारी यूनिवर्सिटी था सर्टिफिकेट देने पास है कोने वही वो सर्टिफिकेट देने को कार्य कर है। और यो कद निर्माण करेगा, इको वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में ई बोर्ड को निर्माण करेगा, जो क्या करता है, वायु में कितनी गुणवत्ता है और उसके नियंत्रण कैसा करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में देख रेख करता है। अगला क्या, औद्योगिक विनियम। औद्योगिक विनियम क्या होता है, उद्योगों पर नियंत्रण। मतलब उद्योगों से जितना भी वायु प्रदूषण है उसका जो उत्सर्जन देखने को मिल रहा है, उनके मानकों को मानना और निर्धारित करने का कार्य किसका होता है, आपके सामने वायु प्रदूषण अधिनियम का कार्य होता है। अगले वाला पॉइंट है जांच और दंड। तो ये जो वायु प्रदूषण अधिनियम, इसमें क्या था कि भैया थोड़ी कि सिर्फ जांच ही करते रहो, तो अगर कोई गलती कर तो पाए जा रहे हैं, जठे कमी दिख रही उठे दंड भी मिलेगा आदमी। तो कोई भी औद्योगिक इकाई, तो कोई भी उद्योग लगा रखो, वो आदमी नियम कायदा नहीं मान रहे, तो को क्या करे जाकर उसका उल्लंघन करने पर ऊपर दंडनीय कार्रवाई भी करी जा सका है। समझ में आ गया आपको। उस पर क्या की जाएगी, उस पर कोई भी अगर गलती पाई जाती है तो उस पर दंडनीय कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। अगला क्या है, जल प्रदूषण निवारण बोर्ड है नियंत्रण अधिनियम है 1974। वो पहले तो कौन सा था, वायु प्रदूषण और 1981 में करेगा, और जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निवारक अधिनियम का दायरा 1974 में आया था। इनको कार्य के प्रावधान है जल गुणवत्ता मानक का।
तो जल, इसमें जल निकाय की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, तो कोई भी नदी है उन बह रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, प्रदूषण कितना है, हर सब चीज़ों की मात्रा ने जानने के लिए आपके सामने क्या करेगा, जल प्रदूषण निवारक बोर्ड को स्थापना की गई। अगला क्या है, अपशिष्टों का निषेध करना। तो आप देखना बहुत सी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नदियों में कचरा डालना बिल्कुल मना होता है, काफ़ी जगह होती है ना, उन पे आपके क्या करता है, अगर आप डालते हो पकड़े जाते हो तो आप पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, दंड भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है बिना अनुमति के प्रदूषण जल को क्या करता है, नदियों में छोड़ता है। तो कोई उद्योग है, चमड़ा उद्योग, वो पानी क्या कर रहे हैं, उन बिना फिल्टर करे नदियां में डाल रहे हैं, इससे कि नदी प्रदूषित हो रही है। तो पर क्या कर जा सके, कानूनी कार्रवाई भी की जा सके है, वो उद्योग है वो सर्टिफिकेट रद्द करे जा सके है, और साथ के साथ जो पानी है जो ऊपर दंड भी लगाए जा सके है। तो ये सारा कार्य कराया जा सके है। अगला क्या, कानूनी कार्रवाई। यदि कोई भी व्यक्ति है उद्योग कानून का उल्लंघन करता है, अगर कोई भी आदमी जो उद्योग है उसका उल्लंघन करता है, तो उस पर क्या जुर्माना और कारावास है वो दोनों के दोनों लगाए जा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी करी जा सकता है अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को उल्लंघन करेगा। अगला क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो कब लागू हुआ, 1972 में वो लागू हुआ। इसमें क्या था, शिकार पर प्रतिबंध करना, मतलब अनुसूची और सूचीबद्ध दुर्लभ, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में क्या बताया गयो, इनमें अगर कोई अया की प्रजाति पाई जाए ही जन्म के है कि वह दुर्लभ ही, मतलब बहुत मुश्किल मिले, अगर वह नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अपना परिस्थिति तंत्र न नुकसान हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, मान ले जंगली शेर चीता नहीं रहेगा तो क्या रखो, जंगली सुअर, जंगली जो आपके सामने भैंसा, ये जो जन्म खावे हिरण वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे तो जंगल में घास ही कौन रहेगी, तो वह मर जाएगा। तो हर जीव जंतु का महत्व होता है, इसीलिए कुछ लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लाया गया। इसमें क्या किया गया, इन सब प्रजातियों को बिल्कुल आपको प्रजातियों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्या है, अलग अलग प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो अलग अलग प्रकार का संरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिनके राष्ट्रीय उद्यान होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य होगा और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। व्यापार और नियंत्रण के लिए वन्य जीव और उनके उत्पादन, जहाँ दांत होगा, खाल होगा, हम सबका अवैध व्यापार पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो थाने बेरो ना मुया में देखा करो, साउथ वाले मुया में खास करके हुआ है जो हाथी का दांत को व्यापार करी, उनका हड्डिया को व्यापार करे जाए, तो थे को हूँ हाथा दांतों क्या करेंगे, उनसे सुंदर आभूषण बनी है, समझ लो। जो अमीर लोग अलग ही शौक हैं तो वह उनका आभूषण पहनी बहुत महंगा बिके हैं, और भी कोई दवाया के रूप में यूज करो जाए कई जानवरों को, तो उनका खरीद फरोख्त पर क्या करोगे, आपका प्रतिबंध लगाएगा। अगला क्या है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपके सामने, ये क्योटो और पेरिस समझौता और समझा देता हूँ, ये भी जरूरी है, आपके सामने एक प्रश्न देखने को मिल सकता है इनसे। पेरिस समझौता और क्योटो समझौता की जैव विविधता पर समझाइए। तो जो आपके सामने जो क्योटो का जो प्रोटोकॉल किया गया, उसमें यह कब किया गया, 1997 में किया गया। ये भी क्या था, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसका उद्देश्य क्या था, जितने भी औद्योगिक देश हैं जो उद्योगों से चीज़ों का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाता है, उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें हमारे पर्यावरण में छोड़ी जाती हैं, उसको कम से कम उत्सर्जन करना था। मतलब उद्योगी अपने देश के अंदर जो उद्योग लगाओ, उनके फिल्टरों का उपयोग करो, कम से कम उत्सर्जन वायु में छोड़ी, ताकि ग्रीन हाउस गैस कम छोड़ी जाएंगी, तो क्या होगा, वायु में प्रदूषण कम होगा। यह प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता था, मतलब इसको कार्य क्यों, एक बाध्यकारी तो मतलब लोगों ने कंट्रोल करने की तो कोशिश करी देशों, लेकिन विकासशील देशों पर कोई भी कठोर लक्ष्य नहीं था। लेकिन जो देश लगातार विकासशील, जैसे भारत, अफ्रीका है, चाइना है, ये सब जो चाइना तो विकसित देश हो, पाकिस्तान, जो भी छोटा छोटा देश जो विकास करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों पर कोई भी कठोर को नियंत्रण करो, क्योंकि विकसित देश है ना, वह उनके अंदर जो उद्योग है ना, वह कहीं उनका पिस्सो है ना, वह क्या कि सही से हर नियम कायदा माने। लेकिन जो विकासशील देश है उनका उद्योगा का इतना पिस्सो को नहीं हो, तो वह क्या करेंगे, सही से ग्रीन हाउस जो वायु प्रदूषण है उन फैलाने को कार्य करी, वायु ने जो गैस निकला उन्हें फिल्टर कौन करी। अगला समझौता है पेरिस समझौता। तो 2015 के अंदर क्योटो समझौता के बाद में ये पेरिस समझौता उसको अपनाया गया। और ये समझौता क्या था, इसमें क्या बात की गई थी, इसमें जो अपना
जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसको 2 डिग्री से कम रखने का, मतलब जो पृथ्वी को जो वैश्विक तापमान है जितनों भी उन वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़े, कठियों औद्योगिक क्रांति से लेके अब तक। और कितनों करे गयो उन 1.5 डिग्री तक, 1.5 डिग्री है उस पर उसको सीमित रखने का, उस तक सीमित रखने का उसको लक्ष्य रखा गया। और यो समझौता कौन देशों के बीच में हो, यो विकसित और विकासशील देश दोनों का बीच में, मतलब ना सिर्फ अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे विकसित देश इस पे काम करेंगे, बल्कि विकासशील देश, अफ्रीका के देश, भारत हो गया आपके सामने, और जो अन्य नए देश हैं वो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन को कम करेंगे, ताकि जो पृथ्वी उस पर तापमान पर नियंत्रण में रहे। तो चलो ये आपके सामने हो गया यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों का रिवीजन करा दिया है। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। यूनिट नंबर 3 की बात है, इसमें क्या है, मानव पर्यावरण के संबंध व मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर प्रभाव। इस प्रश्न को रहने देते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट, कार्बन पश्चिम व पुनर्वास की प्रभाव को समझाइए। तो जनसंख्या विस्फोट से क्या होता है, कार्बन जो फुटप्रिंट है और पुनर्वास की प्रभाव को समझाना है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन की बात करें अपन, ये क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या होती है, किसी भी कोई एक क्षेत्र होता है, किसी भी एक क्षेत्र में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अगर वृद्धि देखने को मिले आपके सामने जनसंख्या में, उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई घणो एक घर में मतलब क्यों वो 15-20 टाप कोई एक ही आदमी के करें 5-7 बच्चा एक होगा, उसका बालक का भी 5-7 होगा, तो क्यों होगा, घना सारा बच्चा एक ही समय में पैदा हो जाए, उनके कहे जा जनसंख्या विस्फोट का नाम से जाने जाए। और भारत कोई सहज जनसंख्या विस्फोट नहीं करियो भाई साहब, आज खाना कि नौकरी को नहीं भला बड़का कर्म यह का करे, नौकरी छोड़ी कठिया अपना के लिए, और कुछ अपना ज्ञान भी गणो है, सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर उद्योगों का निर्माण हुआ है, आप भी सोचो अपना जो ये लाइट है फुल जड़ी ए भी चाइना लेनी पड़ी, यह हालत है भारत की। संसाधनों पर दबाव, संसाधन क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती हैं उतना ही जो संसाधनों पर प्रभाव पड़े। अब एक बात सोचो, पहले आप क्या होया करती, एक था दादा ने पूछो उनका 30 40 50 100 बीघा जमीन होया करती, अब थारे कितनी की बची है, 5 7 बीघा पाती है, और कहेगा तो भाभी को नहीं, क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली गई और ज़मीन घटती चली गई, ज़मीन थोड़ी बढ़ी, जनसंख्या ही बढ़ी है। तो इससे क्यों हो, अलग अलग प्रकार का जो संसाधन उन पर दबाव आयो, जहाँ खाद्य पदार्थ होगा, जल होगा, पानी को स्तर लगातार नीचे जाते जा रहे हैं, ऊर्जा और भूमि है जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको पर क्या रहे लगातार दबाव है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगला क्या, पर्यावरणीय शरण, जो अधिक जनसंख्या के कारण प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास से विनाश बढ़ता है। तो जनसंख्या है, जनसंख्या का कारण क्या है भाई, बहुत घनी जनसंख्या होगी तो अधिक उद्योगों का निर्माण करना पड़ेगा, और अधिक उद्योग लगेगा तो क्या होगा, प्रदूषण भी फैलेगा। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण हो गए, वनों की कटाई हो गई और प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होते हैं, और इनसे क्या होता है, जो अपनी पृथ्वी इस पर दबाव बढ़ता है। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। अलग अलग प्रकार के आपके सामने समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं वो देखने को मिले। अब एक बात सोचो, नॉर्वे है ना, स्वीडन है, नीदरलैंड है, ये देखो कदे भी कोई भी आंकड़ा आएगा, कोई भी रिपोर्ट होगी टॉप पे मिली, क्यों मिली, छोटा सा देश ही, पिसो होकर है ही, संसाधन भी, तो क्या है भाई, एक रोटी है ना, एक रोटी को 10 रोटियां का एग्जाम्पल लिया, 10 रोटी है और बस 10 आदमी में बांटनी पड़े, सॉरी 20 आदमी में बांटनी पड़े, 4 आदमी देनी पड़े, तो क्या होगा, 4 आदमियों का रामू पेट भर जाओगे, और 20 आदमियों के आधा आधी रोटी पाती आओगे तो पेट कौन भरे। तो यही सिस्टम है, क्यों है अपने इसका कारण क्या, अलग अलग प्रकार की समस्या, जहाँ भारत में बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सुविधा भी सब न कौन मिले, क्यों घना सारा लोग हुए तो हर आदमी तक स्वास्थ्य पहुँचाना, सुविधा शिक्षा है वह सब पहुँचाना मुश्किल हो जाए। अगले वाला क्या है, कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट में थाने समझाया करूँ, एक बिस्कुट का उदाहरण है कि एक बिस्कुट का निर्माण में क्या करो, सबसे पहले आप जो उनको निर्माण बिस्कुट उगाने के लिए, आप बिस्कुट बनाने के लिए अपना गेहूँ चाहे तो गेहूँ खेत उगाया, तो खेत में उगाने के लिए क्या करो, यूरिया वगैरह छिड़की, पानी वगैरह निकालो, तो इससे बिजली लगी, उनमें कार्बन को उत्सर्जन हो, फिर वो उद्योग में आयो थारे क्या बोलिया करिए, एक अंदर फैक्ट्री में आयो, फैक्ट्री में क्या कि उन बनाने के लिए लाइट वगैरह की जरूरत पड़े, तो वह लाइट कठियो बने, कोयला संयंत्र हो तो उठे धुआं उठ्यो, उन कार्बन निकलो, फिर क्या है आपका सामने प्लास्टिक में रैप करो न डाल के बनायो बिस्कुट ने पैक करो, तो उसके अंदर कार्बन है। तो हर चीज़ में, जिस चीज़ के उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितना कार्बन का उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्बन फुटप्रिंट के नाम से
जाना जाता है। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखी हैं, जाकर वो देख सकते हो। तो कार्बन पदचिह्न क्या करता है? कार्बन पदचिह्न किसी व्यक्ति, संगठन व देश द्वारा सीधे व परोक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को मापन का कार्य करता है। तो कार्बन फुटप्रिंट को क्या कार्य है कि कोई देश होगो, कोई संगठन होगो, वो डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से कितनी ग्रीन हाउस गैस है उनने क्या करा है, डायरेक्ट आपका सामने जो वायु में छोड़ दे है, इससे इनके कहो जा कार्बन फुटप्रिंट का नाम से जाना जाए। जलवायु परिवर्तन की बात करें, उच्च कार्बन पदचिह्न वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। तो आपको पता है जलवायु में जो लगातार परिवर्तन होता है, इससे क्या होता है, ज़्यादा कार्बन अगर अपने वातावरण में छूटेगी तो इससे क्या होगी, जलवायु परिवर्तन देखने मिलेगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, बाढ़, सूखा व समुद्री स्तर में पानी के स्तर में बढ़ाव देखने मिल सके। सारी चीज़ों को रिवाइजन करा रहे हूँ धीरे धीरे हर चीज़। अगला क्या, पूर्णवास। पूर्णवास क्या होता है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हो सकता है लैंग्वेज बदल के आ जाए, लेकिन ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसको अगर पीडीएफ को पढ़ जाओगे, इस वीडियो को देख जाओगे तो इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपके सामने। पूर्णवास की बात करें, पूर्णवास क्या है, मान ले एक खेत हो, है ना, खेत को नाम आवा, कोई जगह है, को पूरा गांव हो। अब उठे के कहाँ गांव का कहने की नदी जाया करती। अब क्या करो, सरकार एक नियम ले कि अब पूरा बांध बनाऊंगा, तो अब भाई अब बांध बनाएगा तो गांव में तो पानी भरेगा उठे उस जगह, तो क्या करो जागो, पूरा गांव ने विस्थापित करके दूसरी जगह बसा दियो जागो। तो इनके कहो जा पूर्णवास के नाम से जानो जाए। एकदम टेक्निकल शब्दों में समझें, पूर्णवास वह प्रक्रिया होती है जो विकास परियोजनाएं जैसे बांध के कारण विस्थापित लोगों को नए जगह पर बसाया जाता है। तो हम क्या करें जाए, जहाँ बांध खनन के लिए जो लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं, उनको और जगह पर बसाया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, विस्थापन या पूर्णवास के नाम से जाना जाता है। प्रभाव की बात करें, समाज व सांस्कृतिक विघटन। लोग के भाई एक बात देखो, थारो गांव बस के कोई आदमी ने कट्ठे बसा दियो, कोई आदमी ने कट्ठे बसा दियो, तो कोई आदमी ने कट्ठे बसा दियो। अब रामलाल हो, रामलाल को श्यामलाल के साथ बढ़िया बढ़िया करती, अब क्या कर दियो, एक ने तो बसा दियो दूसरे गांव ने, एक ने तो दूसरे गांव में। तो अब आए बताओ, रात शाम का टाइम में बैठ के उसको पिया करता, अब कट्ठे पी नहीं कौन पी पाई ना। तो क्यों है, सामाजिक अंतर दोनों हम देखने मिला है। अब मान कई बार लोग शहराम बसा दियो जातो, गाँव की थाली दादी है, थाली दादी ले जाओ शहराम मन लगा के कहा लिया देखा मेरो मन को लगा है, मैं तो बैठ के था के बोला कर वाह जो पतासी को बैठ के बतलाया करती। अब पतासी को ने जब मेरे मन कहने लगा को मैं के दीवारों में बतला लूँ, जब मन तो मेरे गांव में चोखो लगा, समझ में आ गया था। तो अहिया है जो लोग उठे रही उनको क्या सांस्कृतिक विभाजन हो जाए। अगला क्या, आर्थिक हानि। तो पूर्णवास प्रक्रिया से लोगों को उनकी कृषि भूमि और पारंपरिक आजीविका से वंचित होना पड़ता है। तो क्या पूर्णवास है तो लोगों ने अगर और जगह बसा दिया जाओ तो इससे क्या जो कृषि भूमि है और जो पारंपरिक जो आजीविका है उससे वंचित हो जाए। तो क्या मान ले भाई वो खेत उठे, खेती भी है करती हूँ गाँव में, अब खेती कौन रही तो लोगों शहर में बसा दियो, जमीन तो दे दी, पिस्सा भी दे दिया, लेकिन आदम तो नॉलेज को नहीं उड़ा दिया, को फॉर्चुनर लिया कि मिलियर बाद में पिस्सा बचा को नहीं, समझ मांगे ना। तो यही है, लोगों की कृषि भूमि चली जाती है और जो पुराने आजीविका के तंत्र थे जिनके बारे में उनको ज्ञान था वो उनसे चले जाते हैं। अगले क्या है, विस्थापन से काफ़ी लोगों में असुरक्षा और तनाव की भावना। अब माले बाद दादी ने थे शहर में लेगा, दादी चिड़चिड़ी हो जा, बार बार में मायने पड़े तो समझ जाओ कि गाँव में गाती हो, क्यों, क्योंकि तनाव आ रहा है, वो मन को लाग रही हो। यही होता है, इससे इंसान क्या हो जाता है, अलग परिस्थिति तंत्र में चला जाता है, तो उसके मानसिक तनाव देखने को मिलता है। अगला क्या है, पर्यावरणीय आपदाएं और उनके प्रबंधन का उपाय। जो पर्यावरण पे जो आपदाएं देखने को मिलती हैं उनको किस प्रकार से आपको प्रबंधन करना चाहिए। तो पहला क्या पर्यावरणीय जो आपदाएं, उसमें से पहला भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जो प्लेट है, थाने भी बेरा जो पृथ्वी पर क्या है, अलग अलग प्रकार की प्लेटा पर बनी हुई है, जहाँ 7 प्रकार की प्रमुख प्लेट हैं, अफ्रीकन, यूरेशिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका प्लेट। ये कुछ 7 प्रकार की प्लेट हैं जिनसे पृथ्वी हंसा मिलके बनी हुई है लगभग, और बाकी छोटी छोटी प्लेटा भी उन्हें विभाजित करते जाए। अब क्यों है भाई, कोई 2 आदमी करना नहीं तो वह के कर सकें कि तो दुनिया का आपस में करना जाएगा, दोनों को मेल जोड़ बढ़ जा के है, दुनिया में लड़ाई हो जाए, दूर चले जाए और क्यों जाए कि एक दूसरा में तो लड़ाई करने की सिर फोड़ना तैयार हो जाए, तो क्या करेंगे, एक दूसरा पर चढ़ने तैयार हो जाए। तो यो प्लेटा को काम है कि तो वह दूर जाएंगे कि करना होंगे कि एक दूसरा के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो अण का कारण क्या, प्लेटा का खिसकन का कारण क्यों जाए, भूकंप देखने मिला है, समझ में आ गई ना। क्यों, पृथ्वी अण पे टिकी। अब एक बात सोचो थे थान को गद्दा पर खड़े करके रखकर गद्दो सार ले जाके दम दे नीचे गिरो ना, तो वही सिस्टम है, बाकी एक प्लेट आल जो सारो सिस्टम आल जाए।
प्रबंधन के उपाय बताएं। सबसे पहले संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय क्या होता है? भूकंप रोधी। अब अपना भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भूकंप रोधी मकान बनाओ, अया का मकान बनाओ जिनसे भूकंप आ जाए तो फर्क ही कौन पड़े, तो भूकंप को प्रभावी कौन नहीं रहो इस चीज से। अगला क्या है? गैर संरचनात्मक उपाय। गैर संरचनात्मक उपाय क्या होते हैं? लोगों को भूकंप के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें इनकी शिक्षा देनी चाहिए। तो लोगों ने बेरों से भूकंप आ जाए क्या करना है ना। खाली जमीन हो उठे चल जाओ, है ना। अगर कोई कमरा हो बाहर नहीं निकल पाओ तो कोई टेबल या की जगह जिकर नीचे सिर दे के कर जाओ, अया को नहीं कि कोई अलमारी के नीचे सिर दे दियो तो सिर ही जाता रहो। समझ में आ गया ना। तो ऐसी सुरक्षित जगह पे आपको चले जाना है। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहिए जहाँ पर क्या है बार बार भूकंप आते रहते हैं। अगला क्या? फ्लड, बाढ़ से संबंधित आपके सामने देखेंगे। तो बाढ़ क्या होती है भाई? थान सब ने बेरा कोई नदी होगी, कोई झील होगी या समुद्र होगो, उसको स्तर इतना बढ़ जा इससे कि पानी को, ताकि आसपास का क्षेत्र है वो सब कटे फैल जा और हर जगह पानी पानी दिखने पहले वो को नहीं मैं हो गई पानी पानी, तो वो सिस्टम हो जाए हर कटे पानी पानी दिखने लग रहा था। प्रबंधन के उपाय की बात करें तो प्रबंधन क्या कर सकते हो बाढ़ से बचने के लिए? बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाना। मतलब जो बाढ़ वाला क्षेत्र है ना वहाँ पे निर्माण कार्य मत करो। मतलब समुद्री तट है जठे बेरो बार बार पानी आओ होटल बनाओगा तो क्या होगा? समुद्र को व्यू तो मिलेगा लेकिन एक दिन व्यू के चक्कर में थे भी जाता रहेगा, है ना। तो अया की जगह क्यों है और उठे की मिट्टी हो ना वह भी बढ़िया को नहीं हो, वह भी मतलब निर्माण लायक को नहीं हो। तो अया का क्षेत्र पर कदे क्या है निर्माण नहीं करना चाहिए। अगले क्या है? बांध और तटबंधों का। तो नदी हुई ना उठे क्या नदिया का किनारा बांध बना सको, इससे क्या नदी बांध से पानी रुक जाए, ज़्यादा पानी आओ तो क्या है बाद में नियंत्रित रूप से अपना पानी खोल सका। दूसरा तटबंध क्यों हुई? नदिया का किनारे जो का किनारा हुई ना उन्हें पक्का कर दिया जाए ताकि नदी आवे तो वह क्या कि तट है नदी के करा आपका जो तट हुई ना आसे पासे का कच्चा तटन तोड़ के और गाँव में पानी घुस जाए और तट पक्का तटा को निर्माण कर देगा तो क्या जगह पानी घुस जाए उनको। अगला क्या है? पूर्व चेतावनी देना। तो अगर मान ले बाढ़ वगैरह की तूफान वगैरह की मौसम विभाग पहले चेतावनी दे देना। आजकल मैसेज आवी था हरकन कि आपके इस क्षेत्र में बरसात देखने को मिल सकती है, आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। तो इससे क्या होता है आपके सामने? इससे लोग पहले ही जागरूक हो जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं? कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमने वाला बड़ा तेज और विनाशकारी जो तूफान देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इसका प्रबंधन क्या होता है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान। तो चक्रवात की जो गति हुआ है उसका सटीक अनुमान लगाना। तो प्रबंधन करने के लिए के कि मान लीजिए जो चक्रवात आ रही तेज हवा चलेंगे के बारे में अगर पन्ने बेरो पार जाए कि कठिन आऊंगी वह कौन सा क्षेत्र ने ज्यादा प्रभावित करेंगे तो क्या जगह उठेगा लोगों ने विस्थापित करके दूसरी जगह वहां ले जा सका। अगला पॉइंट क्या है? आश्रय स्थल। तो सुरक्षित स्थानों पर चक्रवात है वह आश्रय स्थलों का निर्माण करना। तो जो सुरक्षित स्थानों को निर्माण करना ताकि लोग उठे जाके रह सकें चक्रवात से बचन करें। अगला क्या है? सामुदायिक तैयारी करना। तो सारे लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? सारे लोग आपदा के समय क्या कि तैयार रहें, अपने घरों के अंदर बाहर नहीं निकलें, है ना। कोई ऐसी गतिविधि नहीं करें जिससे उनकी जान माल की हानि हो। तो यही है कि सामुदायिक तैयारी भी कर सकें भाई। अगर मान लीजिए सरकार नहीं पहुंच पा रही तो लोग जो आपका सारा समाज का लोग ही मिलके भी कोई मिलके के कोई योजना बना के या फिर गांव को समुदाय मिला के जो लोग रह रहे हैं जो बड़ा बुजुर्ग हैं छोटा टाबरी उन्हें आया की जगह ले जा सकें जठे कि वह पानी नहीं भरे चक्रवात है उससे बचाव हो जाए। अगले वाला पॉइंट है भूस्खलन। लैंडस्लाइड क्या होता है? तो आपको पता है जो चट्टान हो गई मिट्टी या मलबा हुआ है जब मान लो पहाड़ तो थारा समझ में को नहीं आपा तो कदे भूस्खलन देखे को नहीं। तो यहाँ समझ लो ईटा को के लगा रखो थे ढेर लगा रखो। अब अचानक को क्या ईट सही से व्यवस्थित को नहीं है तो अचानक को एक ईट के कर दी थार थोड़ा सो सारो लगायो, है ना। ते करना जाए खड़ा हुआ और एक ईट पड़ी तो सारी गद्दे नीचे आके पड़ जाए आया हुआ ना यही हुआ है। तो पहाड़ हो ना उसको कोई कमजोर तत्व है और थोड़ा सा भूकंप देखने मिला है तो उसे क्या वो सारो नीचे टूट के पड़ गया। इनके बोले जा आपका सामने लैंडस्लाइड का नाम से जाने जा है। जैसे चट्टान मिट्टी या मलबा है वो अचानक से नीचे की तरफ खसक जाता है उसको क्या कहा जाता है? लैंडस्लाइड के नाम से अपन जानते हैं। प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं अपन? वन रोपण। तो पहाड़ों पर अपन क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। अब थान बेर है एक ज़मीन है ना। ज़मीन पर अगर घास उग रही है बारिश के मौसम में देखियो जठे घास उग रही है उठे कदे ही माटी को कटेगी और साइड की माटी कट जाए ना। तो यही अगर पेड़ लगाओगा पहाड़ा पर तो क्या होगा बाप जो कि जड़ हुई ना वह माटी ने मजबूत कर ली और लैंडस्लाइड अब कम देखने मिला है। अस्थिर ढलानों का स्थानीकरण। तो आपके सामने जो ढलान हुई ना तो अभी थे कदे जयपुर जाओ तो जयपुर के अंदर आपको एक सड़क है उधर की साइड कोटा की साइड में जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पे देखना वहाँ पे जो
पहाड़ के साइड में सड़क है और वहाँ पे पूरे पहाड़ पे क्या कर रखा है, कंक्रीट है ना, कंक्रीट, उससे उसको क्या कर रखा, पैक कर रखा है एकदम, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो अस्थिर ढलान होती है वहाँ पर क्या इंजीनियरिंग की तकनीकों का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, आपके सामने लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। अगला क्या है, निर्माण और प्रतिबंध। तो भूसंकलन जो संभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सड़क वगैरह के निर्माण से हमें बचना चाहिए। ऐसे रिहायशी इलाके भी नहीं बनाने चाहिए वहाँ पर, ताकि क्या हो, जान माल की हानि देखने को मिले। तो यह तो थी आपका सामने यूनिट नंबर 3। अब बढ़ाना यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें देखें अपन तो क्या है अगला प्रश्न, स्थानीय पौधे पक्षियाँ और प्रदूषित क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अपन किस किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो स्थानीय पौधे और पक्षी का अध्ययन अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले पहचान करो कि कौन सा पक्षी कैसा है, अपने को क्या करना है, उसकी पहचान करनी है। तो आप एक नोटबुक रखो, उसमें पौधे कौन सा पौधा है, शीशम कौन सा है, नीम कहीं को है ना, आड़ू कहीं को है। तो अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके प्रकारों को जानो, उनके पत्ते के आकार कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानो। और किसी कैसी प्रजातियाँ उन पेड़ पर कहीं की प्रजाति बैठी हैं, मोडी कहीं की है, कागलो कहीं को है, चिड़ी कहीं की है, और जो आपने आपके सामने जो जो पशु पक्षी पर बैठे रहे उनकी सारी सारी प्रजातियां ने रिकॉर्ड करो। और उसको क्या करना आपको, उस गाइड, उसका क्या गाइड बना सकते हो, उस नोट्स बना सकते हो उसका, या फिर कोई मोबाइल ऐप पर उसको अपडेट कर सकते हो। अगला क्या है, व्यवहार देख सकते हो कि जैसे कि आपके सामने कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कौवा बनाता है, चिड़ी कैसे घोंसला बनाती है चिड़िया आपके सामने, और जो अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनकी कैसी गतिविधियां, घोंसला बनाना, भोजन की तलाश करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को किस प्रकार से पालते हैं, सारी गतिविधियों को क्या कर सकते हो आप उन पौधों के आसपास जाकर अवलोकन कर सकते हो। अगला क्या, स्थानीय कीट। तो आपके पता हर क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के कीट पतंगे पाए जाते हैं। तो थानबेरा माले जो चींटी है, चींटी तो हर मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन लाल कब निकलती है, काले वाली कब निकलती है, मकोड़ा कब निकली है ना, हम सब चीज़ें में। और आपके सामने जो कीट पतंगे बारिश के मौसम में कैसे कीट पतंगे निकलते हैं, तो कैसे कैसे किस किस प्रकार के कीट पतंगे निकलते हैं, मिट्टी पर किस प्रकार के कीट पतंगे रहते हैं, पेड़ों पर कैसे रहते हैं, और फूलों पर किस प्रकार के कीट पतंगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं, पहले से ही सारी चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। प्रभाव क्या होगा, ये देखें पौधे और पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभाव करते हैं। तो अपना सारी चीज़ों को अच्छे से अवलोकन करना है और देखना है कि वो एक कोई पौधो हो, है ना, ऊपर के कोई कीट बैठा है डेली वो के कड़ा उन खा जाए। तो इस चीज़ को अवलोकन करो कि पत्ता ये आधा कटेड़ा क्यों नहीं, ऊपर कौन सो कीट पतंग वो बैठा है, दूसरा पे कौन सो बैठा है। तो उन सब चीज़ों को थाने अध्ययन करना। अगला क्या है, प्रदूषित स्थल का अध्ययन करना। तो प्रदूषित स्थल होता है जब मान लो कोई नदी जा रही है, कोई नालो है ना, उसके अंदर कौन सो कचरो पड़ रहा है, कोई एक पोखर है, तालाब है ना, जोड़ है, तो उसमें किस किस प्रकार से गंदगी फैली हो, तो इसको आपको सारे को अध्ययन करना होता है। तो जो प्रदूषित क्षेत्र होता है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर प्रदूषण के प्रकार को जानें, कैसे कैसे वहाँ पर पानी में तेल की परत जमी हुई है नहीं जमी हुई है, प्लास्टिक कचरा कितना वहाँ पर, बदबूदार हवा निकल रही है नहीं निकल रही, इन सब चीज़ों की क्या करनी होती है आपको, वहाँ पर जाकर पहचान करो। अगला पॉइंट क्या, आपको स्रोत का पता लगाएं। तो ये जानने का प्रयास करें कि प्रदूषण कहाँ से है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर पहुँचना है और जाकर ये देखो कि उस पानी है जो आपके सामने, वहाँ पर प्रदूषण कहाँ से देखने को मिला। अब आपके सामने जो शहर में गए तो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आपको प्रदूषण देखने को मिल रहा है ना, मिट्टी है किसी गांव किसी खेत में, अब अनाज का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच करवाएं मिट्टी की, तो आपको पता चलेगा इसमें कौन से तत्वों की कमी है, कौन सी अपने पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल दी तो उससे उसकी उर्वरकता खराब हो गई। तो हर चीज़ को जाकर वहाँ पर क्या करना, आपको आपके पास की फैक्ट्री या घरों के कचरे को जाकर विश्लेषण करना उसका। अगला क्या है, सरल परिस्थिति तंत्र का अध्ययन करना। तो आपको क्या करना है, आपके पास छोटे छोटे परिस्थिति तंत्र, मतलब तालाब हो गए, पेड़ हो गया, आपके घर से निकलने वाला कचरा, फैक्ट्री, इन सब छोटी छोटी जो परिस्थिति तंत्र है इनका अध्ययन करना है। और इनसे आपको क्या होगा, आपको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करनी है। तालाब में जाकर आप क्या करोगे, जीव जंतु, मेंढक, कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, मेंढक पाए जाए कौन जाए, टर करता मिली कौन मिली जान, देखो मछली आप ले तो कोई सा तालाब में मछली मिलनी को नहीं, कमल है, कमल तो कठे कोई शिवाड़ बिलाई मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर कैसे कैसे परिस्थिति तंत्र मिलते हैं। अब आपके सामने अगर आप यही मुंबई के अगर किसी पोखर में जाओगे तो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपने तो कौन देखने मिली, क्यों, क्योंकि अपनी ऐसे जलवायु ही नहीं है।
पानी की गुणवत्ता का अध्ययन करें तो उस पानी में बीओडी मास कितना है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, इन सब चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करें और यह भी देखें कि वो एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहती हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, तीसरे नंबर प्रश्न है, फील्ड वर्क के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधान पर निष्कर्ष करें। तो क्या करना है, फील्ड वर्क के माध्यम से आपको क्या करना है, आपके सामने पर्यावरण की जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान का निष्कर्ष करना है। तो किस किस प्रकार से आप फील्ड वर्क पे मतलब थे गया, पेड़ पर देखियो कौन सो पेड़ हो, कहीं का कीट पतंगा बैठा हो पे, कहीं की पशु पक्षी बैठा हो का आसपास, कहीं का पशु पाया जाए ही, तो ये सब चीज़ों को जाके अध्ययन करो। तो उको क्या करो, उका माध्यम से थे के निष्कर्ष निकालो, के समाधान निकालो, वो थाने बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निष्कर्ष निकालोगे कैसे, वो प्रक्रिया समझनी है। सबसे पहले डेटा का विश्लेषण करना। तो आप गए, आपने देखा कि नीम का पेड़ है, उस पर क्या है, निमोली लगती हैं, आपके सामने जो सहतूत है उस पर फल लगते हैं। तो ऐसे आपने हर अलग अलग पेड़ पे गए, वहाँ पर कैसे उनकी पत्तियों का आकार है, कैसे पक्षियाँ बैठते हैं, उन सब चीज़ों का आपने क्या किया, फील्ड वर्क में नोट्स बनाए, तस्वीर ली और नमूने लिए, इन सब का क्या किया आपने, विश्लेषण लेने का कार्य किया। समस्या की पहचान करना, डेटा के आधार पर क्षेत्र में मौजूद प्रमुख पर्यावरणीय समस्या की पहचान करें। तो जैसे कि जल प्रदूषण हो गया, वनों की कटाई हो गई और सौर प्रदूषण जैसी चीज़ें हैं, इन सब समस्याओं का आपको क्या करना है, इन सब समस्याओं का आपको पहचान करने का कार्य करना है। अगला क्या है, कारण और प्रभाव। तो आपके सामने जो क्यों किस किस कारण से प्रदूषण देखने को मिला, जैसे फैक्ट्री से कचरा निकल रहा है, इस वजह से प्रदूषण देखने को मिल रहा है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, मछलियाँ हैं, जीव जंतु उनकी मृत्यु हो रही है, शैवाल है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है किसी पोखर पर, तो उसमें क्या है, और कोई परिस्थिति तंत्र नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों का क्या करना, आपको अच्छे से आपको अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए बताइए, समस्या है, आपने उदाहरण से समझ लो, ये वाला लिख देना आप। आपने फील्ड वर्क में पाया कि आपके शहर के पास नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो आपने क्या पाया कि आपके शहर के पास की जो नदी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो आपने क्या किया, अवलोकन और डाटा में क्या देखा, आपने देखा नदी का पानी कैसा होगा, भाई यमुना नदी था शहर के किनारे मान लियो, तो क्या देखो पानी कालो हो रहा है, बदबू आ रही है और प्लास्टिक का कचरा तैर रहा है। तो અહીંયા भी नहीं आता, तो અહીંયા देख लो कि थारा आस पास कोई नाड़ो बह रहे हो, तुम यही होगी ना, करना जाओगे जहाँ बदबू होगी, प्लास्टिक तैरते हुए दिखोगे, है ना, और साथ के साथ उसमें क्या होगा, कचरा भी देखने को मिलता है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नदी के पास में एक फैक्ट्री भी दिखी है। इस वजह से आपने ये अवलोकन किया कि नदी में पानी कालो है, बदबू आ रही है और कचरो तैर रही है, और उसके पास में एक फैक्ट्री भी दिखाई दे रही है। निष्कर्ष में आपने क्या पाया, आपने अवलोकन में निष्कर्ष निकलता है कि नदी का जो प्रमुख कचरा है वो क्या कर रखा है, उस औद्योगिक कचरे को डायरेक्ट उस नदी के अंदर डाल रहे हैं। जितना भी उसके द्वारा कचरा निकल रहा है, जैसे जो भी पानी है उसको उसमें डायरेक्ट डाला जा रहा है। समाधान क्या निकल सकते हो, आप सुझाव दे, सरकार फैक्ट्री पर क्या कर सकती है, सख्त नियम लगा सकती है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको लागू कर सकती है, और लोगों को कचरे को नदी में नहीं फेंकने के लिए आप जागरूकता अभियान चालू कर सकते हो। तो यह आपके सामने जो प्रमुख प्रश्न थे इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटी से संबंधित सारे मैंने आपको करवा दिए हैं।